गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बेटा अपने सिंटैक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग रूल्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में रूल्स ऑफ प्रोनाउन मैं खत्म कर दूंगा। तो 15 रूल हो गए थे। 16वां रूल क्या है बेटा? हु अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन, हु अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। ठीक है। 4 अवस्थाएं हैं, 2 मैंने लिखी, 2 अभी मैं लिखूंगा। ठीक है। जहां पर हु और विच के स्थान पर आपको क्या लगाना है? दैट। चलो देखते हैं क्या है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पश्चात। सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है? लास्ट में क्या आता है? ईएसटी, और उसके पहले क्या आता है? द। जब वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए और उसके बाद हमको कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो, चाहे मनुष्य के लिए चाहे जानवर के लिए, दोनों के लिए हमको क्या लगाना है? दैट। देखो एग्जांपल देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। मैंने लिखा है दिस इज द बेस्ट। द बेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री है ना। एग्जाम में ऐसे देगा, मैंने गलत सेंटेंस लिखा है तो इसी बहाने आप थोड़ा सही करना भी सीख जाओगे। ठीक है। एग्जाम में ऐसे देगा दिस इज द बेस्ट विच कैन आई डू, विच आई कैन डू। यह सबसे अच्छी चीज है जो मैं कर सकता हूं। देखो ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई ना। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हु अथवा विच के स्थान पर क्या यूज करना है? दैट। ये वाक्य हमारा क्या है? गलत। इसको सही करना होगा तो क्या करना होगा? हमको विच हटाना है और क्या लगाना है? दैट। ये हो गया हमारा वाक्य सही। तो पहली अवस्था क्या है? सुपरलेटिव डिग्री के बाद यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? दैट। एग्जाम में विच लगा के देगा या हु लगा के देगा सुपरलेटिव डिग्री के बाद, आपको क्या बना देना? उसको दैट बना देना। विच को हटाकर हमारा वाक्य सही हो जाएगा। चलो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? वाक्य में जब ऑल आए, एनी आए, नन आए, नथिंग आए और ओनली आए, तो इसके बाद किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। मतलब हु विच का उपयोग करना है। तो हु विच का उपयोग नहीं करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? हम दैट का उपयोग करेंगे। एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, चलो देखो समझ में आ जाएगा। देखो ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये एक कहावत है, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। चमकने वाली सारी चीज सोना नहीं होती है। देखो ऑल आया ना बेटा, ऑल। तो ऑल के बाद रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या आना चाहिए था? दैट। मैंने क्या लिखा है? विच। ऐसे एग्जाम में भी देगा, याद रखना। आपको ये वाक्य गलत है। अभी इसको सही करना है तो हमको क्या करना है? विच की जगह क्या लगा देना है? दैट लगा देना है और वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? सही। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। चलो आते हैं दूसरे वाक्य पर। यू मे टेक एनी। देखो एनी आ गया ना। यू मे टेक एनी पेन। अब देखो विच, एनी के बाद क्या आया? विच। गलत है ना। एनी के बाद हमको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है? दैट। तो हम क्या करेंगे? विच को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे? दैट, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही। चलो दूसरा सही हो गया। तीसरा करते हैं। देयर इज नथिंग। देखो नथिंग आ गया ना। नथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए? दैट। मैंने क्या लिख रखा है? विच। ये भी क्या है? गलत। इसको सही करना है तो हमको क्या लगाना होगा? दैट। अब हमारा वाक्य क्या हो गया? सही। देयर इज नथिंग दैट कैन अट्रैक्ट मी। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे आकर्षित कर सके। चलो आते हैं अगले और अंतिम वाक्य पर। द मैन इज ओनली एनिमल। देखो ओनली आ गया ना। ओनली एनिमल के बाद हमको रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्या यूज किया? हु। वाक्य गलत है। द मैन इज ओनली एनिमल हु कैन यूज इंटेलिजेंस, जो दिमाग यूज कर सकता है। देखो अगर नियम नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं ढूंढ सकते हो। देखो मैंने आपको बताया ना कि मैन के लिए क्या लगता है? हु लगता है। यहां पर मैंने मैन के लिए हु लगाया भी है, लेकिन ध्यान दो मैन के बाद और हु के पहले क्या आ गया? ओनली। और ओनली के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा तो हमेशा क्या होगा? दैट। अभी ये वाक्य हमारा क्या है? गलत। इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा? हु के स्थान पर क्या लगाना होगा बेटा? दैट। और ये हमारा वाक्य हो जाएगा सही। ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। पहली कंडीशन क्या? सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल आए, एनी आए, नन आए, नथिंग आए और ओनली आए, इसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। चलो अब हम देखते हैं बेटा तीसरी कंडीशन क्या है? सी वाली। सी वाली कंडीशन क्या है?
सी वाली कंडीशन है बेटा, जब इंट्रोगेटिव WH टाइप में वाक्य की शुरुआत व्हाट या हु से हो तो इनके बाद दैट आता है। चलो एग्जांपल देखो, इंट्रोगेटिव सेकंड कोई वाक्य है और उसकी शुरुआत किससे हुई है, व्हाट से या हु से, तो इनके बाद अगर कोई रिलेटिव एडवर्ब यूज करना है तो आप दैट ही यूज करोगे। एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिखा व्हाट इज इट विच मेक्स यू फियरलेस। ठीक है, व्हाट इज इट वह क्या है, विच मेक्स यू फियरलेस जो तुमको बिल्कुल निडर बनाता है। तो देखो व्हाट से वाक्य शुरू हुआ, अब इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन जो आना था वो क्या आना था, दैट। मैंने क्या लगाया, विच। एग्जाम में ऐसे करेगा। ये सारे बेटा बहुत अच्छे रूल्स हैं, हालांकि दुर्भाग्य ये है कि ये बहुत टफ भी हैं तो एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपके आगे की भविष्य के लिए बहुत अच्छे रूल्स हैं। आप वनडे एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेकंड जब वर्ड या हु से शुरू हो तो उसके बाद अगर किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो क्या यूज होगा, दैट। अभी वाक्य ये गलत है, इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, विच को हटा दे देंगे, क्या लगा देंगे, दैट, और ये हमारा सही हो जाएगा। व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस। चलो एक हु वाला एग्जांपल देख लेते हैं। Who am I who should help you। ठीक है, ये वाक्य देखने में भी वैसे गलत लग रहा है, देखो यहां भी हु है, यहां भी हु है। ठीक, तो वैसे भी गलत लग रहा है। जब हु वाक्य के शुरुआत में आ गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, तो इसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट होगा। यहाँ हु को हटाकर क्या लगा लो, दैट लगा लो, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। हु एम आई दैट शुड हेल्प यू, मैं कौन हूं जो तुम्हारी, जिसको तुम्हारी मदद करनी चाहिए। चलो ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन क्या है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मनुष्य के लिए क्या लगता है हु, और जानवर के लिए क्या लगता है विच। लेकिन एक ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट के रूप में मनुष्य और जानवर दोनों हो, तब क्या लगाओगे, तो दोनों के लिए मैंने आपको बताया था ना, दैट लगेगा। तो यही कंडीशन है। चौथी कंडीशन ये है, जब सब्जेक्ट के रूप में एक मनुष्य तथा एक जानवर हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का उपयोग होता है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ए, द बॉय एंड द डॉग। The boy and the dog which were roaming on the road are found। ठीक, द बॉय एंड द डॉग, वह लड़का और वह कुत्ता। देखो सब्जेक्ट के रूप में पहला क्या है, द बॉय, ये मनुष्य हो गया, द डॉग क्या हो गया, जानवर। जब सब्जेक्ट के रूप में एक मनुष्य और एक जानवर हो तब हमें इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट। क्योंकि विच यूज कर लिए कुत्ते के लिए हो गया, लेकिन मैन के लिए तो छूट गया ना, तो दैट लगाएंगे, दैट दोनों के लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, विच हटा देंगे, क्या लगा देंगे, दैट।
और हमारा वाक्य हो जाएगा सही। एग्जाम में विच लगा के देगा या हु लगा के देगा, आप याद रखना जब एक सब्जेक्ट में एक मनुष्य और एक जानवर, उसके बाद किसी रिलेटिव मैंने आपको बताया था ना, दो वाक्यों को जोड़ने वाले या दो शब्दों को जोड़ने वाले प्रोनाउन, उसमें हु विच दैट आते ही हैं। तो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। तो ये थे 4 रूल कि हमको कब कब हु और विच की जगह दैट लगाना है। चलो अभी ये 16वां था, अब आते हैं 17th रूल पर। 17वां रूल हमारा क्या है बेटा, 17वां रूल बहुत एग्जाम में पूछा गया है, एकदम आसान है, मैं आपको बता दूं, एकदम आसान है। 17वां आप फटाक से कर लोगे। 17वां रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, आप जानते हो ना, रिफ्लेक्स एक्शन आप जानते हो, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया होती नहीं, दो ही प्रक्रिया क्या है, रिफ्लेक्स। जैसे आप उंगली ले गए आपकी तरफ, आपकी उंगली जली, आपने झटके से पीछे हाथ खींचा, वही झटके से पीछना क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, ये ऐसा प्रोनाउन है जो वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। जैसे मैंने कहा, जैसे आप कहना चाहो कि मैंने ये काम खुद किया, तो ये जो खुद है ना, वही क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिंदी में। इंग्लिश में जो है मैं आपको बता दूं, आई के लिए क्या लगता है, माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में या तो सेल्फ लिखा मिला रहेगा सिंगुलर के लिए, और प्लूरल में क्या मिला रहेगा, क्या लगा रहेगा, सेल्फ्स। आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ लगा है, मिलता है बेटा, ठीक। और हर के लिए हर सेल्फ लगा रहता है, अरे उसी में ऐसी एल्फ जोड़ दो, ऐसी एल्फ जोड़ दो बस। और दे के लिए बेटा देम सेल्फ हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। और यू के लिए हो जाएगा योर सेल्फ, ठीक है। तो और आवर के लिए हो जाता बेटा आवर सेल्व्स, ठीक है। जो प्लूरल उनमें वीईएस लगा रहेगा, जो सिंगुलर उसमें एसईएलएफ लगा रहेगा, एसईएलएफ। तो यही सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिनके अंत में क्या आता है, एस सी एल एफ आता है या एस ई एल वी ई आता है, वीईएस आता है। देमसेल्व्स सेल्फ से या सेल्फ्स लगा रहता है, और ये क्या करते हैं, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। अब रूल क्या कह रहा है, ये किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट नहीं बन सकते। जैसे मैं ये लिखूं, मैं आपको यहाँ एक फॉल्ट भी बताऊंगा, लोग अपना इंट्रोडक्शन देते समय गलती करते हैं। जैसे मैंने लिखा माई सेल्फ डिड इट, ठीक, माई सेल्फ डिड इट, आप क्या कर रहे हो, खुद मैंने किया, ठीक है। आप हिंदी में खुद मैंने किया बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में वाक्य गलत है। अब ऐसे एग्जाम में आएगा, बहुत बार पूछा गया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसको सही करने के लिए क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं है, बस माई सेल्फ से जुड़ा, माई सेल्फ किसके लिए आता है, आई के लिए, बस इसके पहले आई लगा दो और हमारा वाक्य हो जाएगा सही। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले हमको सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन अवश्य लगाना होगा, तभी हमारा वाक्य सही होगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, योर सेल्फ केम यस्टरडे, ठीक है। जैसे ये वाक्य आया एग्जाम में सही करने के लिए, आप बिल्कुल सही कर लेना, क्या करना है, बस कुछ करना नहीं, योर सेल्फ के पहले क्या लगा लो, यू योर सेल्फ केम यस्टरडे, तुम खुद यहाँ कल आए थे, ठीक है, तुम खुद कल आए थे। तो याद रखना, माई मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है बेटा ना, किसी वाक्य का सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। और आपको वाक्य ऐसे सब्जेक्ट बना के दिएगा, आपको क्या करना है, उसी से जुड़ा प्रोनाउन हमको उसके आगे लिख देना और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। जैसे माई सेल्फ लगा है तो आई लिख देना, योर सेल्फ लगा है तो यू लिख देना, हिम सेल्फ लगा है तो ही लिख देना, हर सेल्फ लगा है तो शी लिख देना।
ठीक है, और आवर सेल्फ लगा है तो आवर लिख देना, बस काम खत्म। सॉरी, आवर सेल्फ लगा है तो वी लिख देना, वी, सॉरी बेटा, वी के लिए आवर सेल्फ होता है, सॉरी। आगे चलते बेटा, अगला रूल हमारा, अगला रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी अगला रूल है रूल नंबर 19 है। आज थोड़े रूल बड़े बड़े हैं। ये कुछ वर्ब है, अवेल है, अवेल है, एब्सेंट है, एब्सेंट है बेटा, उसके बाद प्राइड है, उसके बाद है एंजॉय, उसके बाद है ड्रिंक, उसके बाद ओवर स्लीप, ज्यादा सोना, ओवर स्लीप ज्यादा सोना, अप्लाई, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख रहा हूं, बाकी छोड़ दे रहा हूं, अप्लाई, एवेंज, एवेंज मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। ये आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग होता है, ठीक है। ये भी रूल खूब एग्जाम में पूछा गया, बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं। ये वर्ब अवेल, अवेल मतलब होता है प्राप्त करना, खुद मौका बनाना, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, प्राइड मतलब घर, एंजॉय मतलब आनंद, ड्रिंक मतलब पीना, ओवर स्लीप मतलब ज्यादा सोना, अप्लाई मतलब लागू करना, एवेंज मतलब बदला लेना। ये जब किसी भी वाक्य में आएंगे, इनके साथ अगर कर्म लगा है तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ, ठीक है। आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ, देखो ये प्राइडेड वर्ब आया ना। अब प्राइडेड वर्ब के बाद हमको क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई के लिए क्या लगेगा, माई सेल्फ। अब एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में यही माई सेल्फ नहीं देगा और आपसे पूछेगा वाक्य में गलती क्या है। आई प्राइडेड ऑन माई स्ट्रेंथ मतलब मेरी ताकत पर मेरा मतलब घमंड था, मेरी ताकत पर मुझे घमंड था। तो ये प्राइड वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो और एग्जांपल देखते हैं। सबसे ज्यादा अवेल वाला देख लो, अवेल वाला बहुत पूछता है। ही अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आएगा, ही अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, याद रखना है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मतलब अवेल के बाद ऑफ ही प्रीपोजिशन आ गया, फिक्स है, इसके अलावा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब एग्जाम में पहली गलती ये करेगा, ठीक, क्या करेगा, ही अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उसने खुद ये मौका बनाया। अब पूछेगा इसको सही करो, तो देखो अवेल आया ना, तो अवेल के तुरंत बाद हमको क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वाक्य सही कैसे करोगे, ऐसे क्या कर लोगे, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, ही के लिए क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वाक्य इस तरह से आप सही कर लेना। अवेल्ड और ऑफ के बीच में आपको क्या लगाना होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा। अब एग्जाम में एक गलती और करता है, ऑफ को पहले कर देगा और हिमसेल्फ को पीछे, तब भी पूछेगा कि गलती कहां है,
तो याद रखना अवेल और ऑफ के बीच में ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, ऑफ के बाद नहीं होना चाहिए। या तो नहीं लगाएगा या तो हिमसेल्फ या कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएगा तो कहां लगा देगा, ऑफ के बाद। दोनों स्थिति में आपको सही कर लेना है। एक एग्जांपल और देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या है बेटा, सॉरी एक एग्जांपल और देख लो। वी एंजॉयड द डे, द पार्टी लिख लो, कोई बात नहीं। वी एंजॉयड द पार्टी, ठीक है। ये वाक्य गलत है, क्यों? क्योंकि एंजॉय आया ना वर्ब, अब इसके बाद हमको क्या लगाना है, तुरंत इसके बाद हमको क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वी के लिए क्या लगता है, आवर सेल्फ। तो हमारा सही वाक्य क्या हो जाएगा, वी एंजॉयड आवर सेल्व्स द पार्टी, ठीक है। ये सारी जब क्रियाएं आएंगी, अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब है तो सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में जब भी आएंगी तो हम क्या करेंगे, इनके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, तब जाके क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो रूल आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले रूल पर। अगला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 20 है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बेटा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। आज मैं खत्म कर दूं क्या, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाऊं, ठीक है। अगला रूल है ईदर और नीदर, इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी आप पढ़ सकते हो। ईदर और नीदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, ठीक है। और दो से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, दो से ज्यादा के लिए आइदर की जगह एनी हो जाएगा, और ठीक है एनी तथा नाइदर की जगह नन का उपयोग हो जाएगा। ठीक, ईदर तथा नीदर दोनों का उपयोग दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होगा। अगर दो से ज्यादा हो गए तो हमको क्या लगाना है, ईदर के लिए एनी लगा देना, ईदर की जगह पर एनी लगा देंगे, नीदर की जगह क्या लगा देंगे, नन। बहुत अच्छा रूल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, नीदर ऑफ द टू पेन्स इज चीप, मतलब दोनों में से कोई भी कलम सस्ती नहीं है। देखो टू था ना, 2 पेन्स था, इसलिए क्या लगा, नीदर लगा। अब एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में यही नीदर की जगह क्या लगा देगा, नन लगा देगा, और आपसे कहेगा कि वाक्य को सही करो। तो याद रखना जब दो हैं तो आपको क्या लगाना है, नीदर लगाना है। आप नन कहाँ लगाओगे, अभी मैं एक वाक्य बताता हूं, वहां पर नन आप लगा सकते हो। यहां पर आप क्या लगाओगे, नीदर, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। अब देखो आप एक वाक्य देखो, आप बताओ सही है या गलत। नीदर ऑफ द 5 boys कैन डू दिस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, नीदर ऑफ 5 boys कैन डू दिस। देखो बॉयज कितने हैं, 5, और मैंने क्या लगाया है, नीदर। गलत हो गया ना, अभी मैंने आपको बताया क्या, नीदर केवल दो के लिए लगेगा, दो से जैसे ज्यादा हुआ आपको क्या लगाना है, नन। तो ये वाक्य गलत है, इसको सही करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, नन, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। दो के लिए नीदर, दो से ज्यादा के लिए नन। वैसे इधर वाला भी एक देख लो, either of two brothers
कैन कम, ठीक है। दोनों में से, दो भाइयों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। यहां पर ईदर लगा, एग्जाम में क्या कर देगा, एग्जाम में क्या लगा देगा, एनी ऑफ। और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है, तो याद रखना दो के लिए ईदर, दो से ज्यादा के लिए एनी लगाना है, ठीक। अब आप यहां पर ईदर हो जाएगा, एनी कहां लगाओगे, एनी, ये वाक्य में देखो सही लिख रहा हूं गलत, ईदर ऑफ दीज चिल्ड्रन कैन डू दिस, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा संख्या निश्चित नहीं है, ईदर ऑफ दीज चिल्ड्रन, इनमें से कोई भी बच्चा, ठीक है, इन बच्चों में से भी कोई बच्चा। अब देखो यहां पर दो की बात नहीं, बच्चे बहुत सारे चिल्ड्रन हो गए ना, बहुत सारे बच्चे हो गए, संख्या दो से ज्यादा हो सकती है। जहां पर डाउट हो दो से ज्यादा की, वहां पर आप ईदर नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, एनी लगाओगे, तो वाक्य गलत है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, एनी लिखना होगा और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। ये ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में ये बहुत पूछा गया है। फिर आते हैं हमारा सबसे चैंपियन रूल, आपके लग रहा है हाफ ईयरली में शायद पूछा गया था, हाँ हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था क्या, मैं आपको बताता हूं, ठीक। रूल नंबर 21 है, 21 है, जब इंडिफिनिट प्रोनाउन वन सब्जेक्ट के रूप में आए, के रूप में आए, तो इसके बाद, तो इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन ऑन से ही आता है, ठीक है। अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन वन सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हो गया, तो उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन जब भी आएगा बेटा ना, वो ऑन से ही आएगा। और एग्जाम में क्या करता है, ऑन की जगह हिज लगा के खूब पूछता है। मुझे याद है हम लोग जो प्राइमरी का एग्जाम क्वालिफाई किए थे सुपर टेट वाला, उसमें भी सेम यही सेंटेंस आया था, which I am going to write the same sentence had been asked there, okay। जैसे one should do his duty, ऐसे एग्जाम में देगा और आपसे पूछेगा कि गलती कहां है। देखो वन सब्जेक्ट के रूप में आया ना, तो पॉजिटिव की क्या लिखा है मैंने, हिज, यही तो गलत हो गया ना। देखो वन जब भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो उसके बाद आने वाला पॉजिटिव केस वाला प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, ऑन्स ही होगा। अब इसकी जगह पर क्या लगा दो, ऑन्स, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। वन शुड डू ऑन्स ड्यूटी, बता दो ना, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये इसमें कोई बहुत व्याख्या नहीं है, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन पूछा जाता है। अब पहुंचते हैं बेटा अपने अंतिम रूल पर, रूल्स ऑफ प्रोनाउन का अंतिम रूल हमारा है बेटा रूल नंबर 22। जब तुलना सब्जेक्ट से हो तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में रहता है, और जब तुलना ऑब्जेक्ट से हो तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। इट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सिंपल सी गलती लोग पकड़ ही नहीं पाते। कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने लिखा आई एम नॉट सो रिच एज हिम, और आपसे कहे वाक्य को सही करो। अब देखो
यहाँ पर तुलना किससे हो रही, आई से और हिम से। क्या बताया जा रहा है कि मैं उतना धनवान नहीं हूं जितना कि वह। अब देखो यहाँ पर आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है ना, तो सब्जेक्ट से तुलना हो तो प्रोनाउन किस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। और यहाँ पर हिम मैंने क्या लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव केस। यही गलती है, आपको क्या करना है, यहाँ पर हिम की जगह पर क्या लिख देना, ही, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। जब तुलना सब्जेक्ट से हो तो नाउन किस में, सॉरी प्रोनाउन किस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तुलना मैं आपको बता रहा हूं। पहले एक एग्जांपल और देख लो। राम इज एज टॉल एज हिम। फिर भी देखो, फिर गलत हो गया। राम क्या है, नाउन है, ठीक, और नाउन सब्जेक्टिव केस वाला नाउन है, तो यहां पर हिम की जगह क्या होना चाहिए, ही। ठीक है, एग्जाम में हिम लगा के देगा और आपसे कहेगा सही करने के लिए, तो आप क्या कर लेना, वहां पर हिम की जगह क्या लगा लेना, हिम, ही। देम दे देगा, हर दे देगा। ठीक है, जब यू देगा तो यू तो दोनों सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव दोनों यू ही रहता, तो यू के लिए क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, बस यही ही, सॉरी हिम, हर या देम में ही पूछेगा। ठीक है, हाँ, वी में भी पूछ लेगा, वी की जगह क्या लगा देगा, अस। जैसे राम इज एज टॉल एज अस दे देगा, या यहाँ पर दे आर एज टॉल एज अस, तो अस नहीं होगा, क्या होगा, वी होगा। अब एक ऑब्जेक्ट से तुलना वाला देख लो, जैसे ही लाइक्स यू, सॉरी लाइक्स यू बेटर देन मी। अब ये वाक्य हमारा सही है। देखो, ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है। यहां पर यू क्या है, ही सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब, यू क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यू की तुलना किससे हो रही है, मी से, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। यहाँ पर एग्जाम में क्या करेगा, मी की जगह क्या दे देगा, आई, और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है। तो ठीक अभी जो हमने रूल पढ़ा था, ठीक उसका उल्टा रूल है। उसमें क्या था, किससे तुलना हो रही थी, सब्जेक्ट से, इसलिए क्या था, सब्जेक्टिव केस। यहाँ तुलना किससे हो रही, ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। आई दिया रहेगा, आपको क्या बनाना होगा, मी। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बेटा। दीज आर द रूल्स फॉर द प्रोनाउन। आगे हम रूल्स ऑफ वर्ब शुरू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।